हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सोनी पिक्चर्स के यूनिवर्स की बनाई गई महान फिल्म मैडम वेब के बारे में। हाँ, आवाज को लेकर के घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई फिल्म भी कुछ इसी तरीके से डब कर हमें दी गई है। वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि मेकर्स की तरफ से कितनी ज्यादा मेहनत इस फिल्म की हिंदी डबिंग में भी की गई है। यानी अगर अभी ही ठोक के भाव पर बोलोगे हिंदी डबिंग फिल्म की कैसी है तो बहुत बुरी, जो कि हाँ आपको फिल्म तो समझा देती है, क्योंकि अगर डबिंग की बात की जाए तो उनकी कोई गलती नहीं थी फिल्म को हिंदी डबिंग करने में। लेकिन अनफॉर्चुनेट अगर फिल्म को उसी लेवल का बनाया जाए तो फिर कुछ किया नहीं जा सकता। तो फिर मैडम वेब आप कह सकते हो कि बिल्कुल उसी कैटेगरी में आने वाली फिल्म है, जिसकी अब अगर कहानी की बात की जाए तो कहानी कैसेंड्रा के कैरेक्टर से शुरू की जाती है, जिसका काम अगर ये कहूँ तो फिल्म में 3 लड़कियों को किडनैप करना है तो बात गलत नहीं होगी। यानी देखा जाए तो स्पाइडरमैन के कॉन्सेप्ट को टर्मिनेटर से पूरी तरीके से मर्ज करते हुए इस फिल्म ने हर चीज का मजाक नेक्स्ट लेवल में बनाया है, जो कि अगर आपको अब भी नहीं समझ आ रहा तो आपने ट्रेलर देखा होगा कि फिल्म में आपको काफी अच्छी कास्टिंग के साथ जो कुछ कॉस्प्ले देखने मिलने वाले थे, जिसे देख करके मेरा दिल टूट गया था। तो फिल्म में भी मुझे लगता है कि सोनी वालों को बिल्कुल वही फीलिंग निकल कर आई कि ऑडियंस का दिल टूटेगा, इसलिए कॉस्प्ले को लेकर के ऐसी बकचोदी करेंगे कि आपको अंदर से ठगा फील होगा कि सोनी वालों ने 5 मिनट के स्क्रीन टाइम को देख करके एक पूरा कॉस्प्ले इवेंट बनाया था। क्योंकि उसके अलावा ये फिल्म, अगर आप ये भी सोच रहे होगे कि स्पाइडरमैन के यूनिवर्स से रिलेटेड आपको बहुत ही अच्छे खासे रेफरेंस देगी, तो रेफरेंस के नाम पर ये फिल्म ना तो मे पार्कर से लेकर के बेन पार्कर और फिर वो क्या है आंट मे तक का नाम नहीं लेती। यहाँ तक कि जब पीटर के नाम की भी बात आती है तो एक बलून के बबल को पॉप करके उस नाम को छुपा दिया जाता है। बाकी हाँ, इस फिल्म में मे पार्कर के साथ साथ अंकल बेन भी है, लेकिन उनके भी नाम को लेकर के जो मिस्ट्री क्रिएट कर रखी गई है वो हम फैंस को चिढ़ाने के लिए ही है, जिसमें मुझे लगता है कि सोनी वालों ने देखा कि उन्होंने ये फिल्म टॉम हॉलैंड के यूनिवर्स के साथ कनेक्ट करने के लिए बनाई है, लेकिन डायरेक्टर्स की क्रिएटिविटी इस फिल्म को इतना ज्यादा महान बना चुकी थी कि उन्होंने कहा कि बस इस फिल्म को सोलो रखते हुए 2003 की टाइमलाइन की कंफर्मेशन दे देंगे, लेकिन उससे रिलेटेड कोई भी चीज इस फिल्म में नहीं रखेंगे, क्योंकि विलन एक तो अपने दिमाग के सपनों को इमेजिन कर उनके फेस का प्रिंट आउट भी निकाल सकता है, डी एजिंग की टेक्नोलॉजी भी है और फ्लैट स्क्रीन 2003 में, समझ रहे हो, जहां पर हम अच्छे खासे फ्लैट स्क्रीन के मॉनिटर पर बैठ करके जब काम करते थे तब हमें फ्लैट स्क्रीन एक सपना ही लगता था। और ये फिल्म उस विजन को दिखा करके ये बताती है कि टाइमलाइन जाए भाड़ में। और फिर उसके बाद बात की जाए परफॉर्मेंस की, तो जैसे कि मैंने कहा इस फिल्म में टैलेंट भरा पड़ा है। डकोटा जॉनसन की अगर बात की जाए तो वो इस फिल्म में ना फिट होती हुई एक ऐसी स्टूपिड कैरेक्टर है जो हर सिचुएशन हमें पहले बताती है और उसके बाद उसे एक्सप्लेन भी करती है कि अगर कोई चीज हो रही है तो वो उसे रोकने की कोशिश कर सकती है, और ऐसा करते हुए वो बहुत सारी चीजें भी करती है इस फिल्म में। लेकिन जब बात आती है मे पार्कर और बेन पार्कर की, तो उनका फ्यूचर क्या है स्पाइडरमैन को लेकर के, वो बात हम सभी फैंस को बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। इसलिए यहाँ पर मैडम वेब ने ठग लाइफ वाला इंप्रेशन देते हुए, यानी कि हंसते हुए यही कह दिया कि स्पाइडरमैन की टेक केयर, मेरा काम है, आप जाओ भाड़ में, जो कि अगेन इस फिल्म को बहुत ही ज्यादा स्टूपिड बनाती है। और फिर मैडम वेब की ओरिजिन कहाँ अमेजोन से शुरू होती है तो अचानक से टाइम जंप दिखा करके न्यूयॉर्क भी ले जाती है। जी हाँ, एक जो कि वो बच्ची कैसे न्यूयॉर्क निकल कर आगे पैरामेडिक का जॉब कर रही है उसे भी एक्सप्लेन नहीं किया गया, और ना ही जब वो अगले सीन में बात कर रही है कि उसे जंगल जाना है तो 2 हफ्ते बाद वो वहां पर पहुंच भी जाती है। भाई साहब कर क्या रहे हो भाई। लेकिन इन सब के बीच फनी बात ये थी कि जो स्पाइडर पीपल जंगल में रहते हैं वो 70-60s की टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जंगली जैसे ही दिखते हैं, लेकिन जैसे जैसे टाइम बदला 2003 में वो पूरी तरीके से इवॉल्व हो गए, जो कि यहाँ डेफिनेटली बहुत बड़ा मजाक है। आप फिल्म देखोगे तो समझ आ जाएगा। जिनमें से वो शख्स वहां पर सिर्फ और सिर्फ कैसेंड्रा को उसकी पावर्स को जस्टिफाई देने के लिए होता है, जिसके बाद फिर क्या कैसेंड्रा सारी चीजें ठीक करेगी, विलन को मारेगी या नहीं, क्योंकि विलन का मोटिव बहुत ज्यादा स्टूपिड है, जो अगेन बिना किसी सर पैर का है। उसके अलावा जिस तरीके से मैडम वेब को एंड में मैडम वेब बनाया गया है वो भी बहुत ज्यादा फनी है। हाँ, इसी हिंट के साथ के स्पाइडरमैन के फ्यूचर में अब मैडम वेब भी एग्जिस्ट करती है बहुत बुरी तरीके से, जो कि एक हिसाब से फिल्म का एंड क्रेडिट सीन भी मान लो, क्योंकि उसके अलावा फिल्म में पोस्ट मिड क्रेडिट ये कुछ भी नहीं है। अगर फिल्म जैसी ही खत्म हो रही है आने वाले फ्यूचर का हिंट देते हुए समझ जाना कि आपको थिएटर से तुरंत भागना है, खास करके तब जब आपने यहाँ तक इस पूरी फिल्म को झेल लिया है। तो इसके अलावा एक और फनी चीज याद आई कि फिल्म में सिडनी स्विनी को भी लिया गया है, तो फिर राइटर ने भी अपने दिमाग से वो गंद निकालते हुए एक मेडिकल सिचुएशन वाले सीन को भी रिक्रिएट किया है। देखना बहुत ज्यादा फनी लगेगा, कुछ इस तरीके का है, समझ में आ जाएगा। और हाँ, ये चीज भी कि फिल्म में कितने अच्छे एक्टर्स को लेकर के कैसे वेस्ट किया गया है, क्योंकि देखा जाए तो ये फिल्म जो पहले स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में कई सारे ईस्टर एग के रेफरेंस को डाल करके बनाई जाने वाली थी, तो पहले डायरेक्टर को भी उसी प्लान के साथ या फिर कहूँ फिल्म की पूरी टीम को उसी प्लान के साथ इन्वॉल्व किया गया था सोनी वालों की तरफ से। लेकिन जैसे कि मैंने कहा, जब ये विजन, वो आए वाला डायलॉग क्या है, बुरा उससे भी बुरा होता हुआ चला गया, तो फिर केविन फेइगी ने भी इस यूनिवर्स से खुद का हाथ पूरी तरीके से पीछे खींच लिया। केविन फेइगी ने भी इस यूनिवर्स को देख करके अपना हाथ पूरी तरीके से पीछे खींच लिया, क्योंकि उनका रिएक्शन कुछ इस तरीके का था।
ये तो टट्टी है। जिस पर हाँ सोनी वालों को जाकर के फिर से रीवर्क करना पड़ा, यानी मॉर्बियस, मैडम वेब, क्रेवन द हंटर और एल मोर्तो जैसी फिल्म इसकी पूरी चपेट में आते हुए सोनी वालों का होमवर्क फिर से करवाने के पीछे लग गई। यानी देखा जाए जो चीज मैंने आपको बताई है कि सोनी वाले खुद के कंटेंट यानी कि खुद के आने वाले यूनिवर्स को ही लेकर इतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है कि वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत कुछ उखाड़ सकते हैं, इसलिए वो लोग मार्वल के भरोसे जो 2 बिलियन की कमाई होती है उसी के पीछे लगे रहेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल मार्वल उसमें से बस 30% जितनी कमाई लेता है। ऐसे में देखा जाए तो उनका कंट्रोल टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन के यूनिवर्स पर बहुत ही ज्यादा पड़ता है। और बाकी के यूनिवर्स से रिलेटेड मैंने पूरी डिटेल आपको दी थी, ऊपर यही कहीं दिए गए आई बटन पर लिंक आपको उसका दिख रहा होगा, जाकर देख सकते हो, ताकि आपको इस फिल्म के बिहाइंड द सीन से रिलेटेड क्या क्या चीजें चल रही है वो पता चल जाए। लेकिन बात की जाए फिलहाल तो फिल्म की महान डायरेक्टर की, तो जो बड़ी बड़ी बातें वड़ा पाव खाते वाली बात वो जो कर रही थी कि सोलो सुपर हीरोज को लेकर के वो कुछ अलग करना चाहती थी, तो इसमें मैडम की तरफ से कुछ उखाड़ा नहीं गया, बल्कि फिल्म के हर एक डिपार्टमेंट में बस हगा गया है। जिनकी अगर महान डायरेक्शन की बात की जाए तो उन्होंने पुरानी नेटफ्लिक्स की जो सीरीज जो खुद डायरेक्ट की थी, एनाटॉमी ऑफ स्कैंडल करके नाम होगा, अगर जाकर के देखोगे तो वहां का डायरेक्शन स्टाइल और यहाँ तक की जो विजन वो कैरेक्टर आपको फ्लैशबैक के तौर पर बताती है, उसके कैमरा वर्क को उठा करके चेपा गया है। लिटरली वही ब्लर वाला इफेक्ट डाल करके यहाँ पर विजन क्रिएट कर दिया गया, जिससे कि अगेन हमें डायरेक्टर की महान डायरेक्शन का पता चलता है। यानी ये फिल्म मेरी नजर में सिर्फ बजट के नाम पर एक ऐसा भद्दा सा खेल दिखाती है जो कि स्पाइडरमैन के फैंस को बहुत ही बुरी तरीके से डिसरिस्पेक्ट करते हुए कैश एंड ग्रैब वाली सिचुएशन ही दिखाती है, जिसमें सोनी वालों को तो दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि वार्नर ब्रदर्स बैड गर्ल को लेकर के भाई ये कह रहे थे कि फिल्म बुरी है, लेकिन ये फिल्म उससे भी बुरा वाला टैग लेते हुए मॉर्बियस को मेरी नजर में अब पछाड़ चुकी है। इसलिए मेरा हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है कि आप इस फिल्म को थिएटर में जाकर के अपने पैसे बर्बाद ना करें, क्योंकि सोनी पिक्चर्स वाले यही चाहते हैं कि आप थिएटर में आओ, उन्हें पैसे दो और इसी तरीके की टट्टी बनाने के लिए वो कहते हैं ना कि प्रोत्साहित करते चले जाओ। जिसके बाद इस फिल्म की सीधे रेटिंग की कैटेगरी में बढ़े तो डिटेल्स की तो बत्ती बना करके इसके क्रिएटर ही पिछवाड़े में डाल ले, क्योंकि मुझे लगता है उससे हटकर मास ऑडियंस इस फिल्म को अगर थोड़ा बहुत भी पसंद करती है, यानी उनका टेस्ट खराब है, तो उस हिसाब से उनकी नजर में ये फिल्म C+ की कैटेगरी की है। क्रिटिक्स की बात की जाए तो क्रिटिक्स ने ऑलरेडी इस फिल्म को C- की कैटेगरी में रखा है, लेकिन मैं अपना प्यार निछावर करते हुए इस फिल्म को बिल्कुल ही ऑनेस्टी के साथ D की कैटेगरी में रखूंगा, यानी घटिया, जिसके लिए मैंने और कैटेगरी बनाई थी, लेकिन D में आजकल मैं काफी कम फिल्में रखता हूँ, इसलिए मेरे लिए वो एक ऐसा डम्पस्टर है जहाँ पर मैं बेकार से बेकार फिल्मों को फेंकता हूँ। और अब मैडम वेब भी उसी कैटेगरी में जाते हुए मेरे ओपिनियन में इस साल की बनाई गई सबसे घटिया फिल्म का टैग ले रही है, जिस पर अब आपकी क्या राय बनती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा। बाकी मैं हूं अजीज, मूवी स्टॉक चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब भूलना मत। मिलूंगा जल्द ही दूसरी किसी वीडियो में। टिल देन बाय। You're still here. It's over. Go home.